हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश जीके की सीरीज। इस सीरीज को स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य है कि अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अपकमिंग वैकेंसी जैसे कि एमपीएसआई, एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश में होने वाली जो अदर वैकेंसी है जैसे कि पुलिस। तो इन सब में आप एमपी जीके का अच्छा खासा वेटेज देखोगे। एमपी पुलिस वगैरह में तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहीं एमपीपीएससी और एमपीएसआई जैसे एग्जाम तो एमपी जीके को कवर किए बिना संभव है ही नहीं कि इनको हम क्वालिफाई कर पाए। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी जीके की सीरीज। तो नोटिफिकेशन आने से पहले हम बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश जीके का फिनिश कर चुके होंगे, और नोटिफिकेशन से फिर एग्जाम कंडक्ट होने से पहले पहले हम पूरे मध्य प्रदेश जीके के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपका भी सपना है मध्य प्रदेश में एसडीएम, डीएसपी, दरोगा बनने का, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, ये सिलेबस मेनली मैंने एमपीपीएससी का उठा के रखा है, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता है, अगर आपने उसके हिसाब से एमपी जीके को कवर कर लिया, तो फिर आप एमपी में होने वाले किसी भी एग्जाम में एमपी जीके को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, अगर आप इसको सिविल सर्विस के हिसाब से यानी कि जो एमपीपीएससी उसके हिसाब से इसको कवर कर लेते हैं। उसी सिलेबस को हम यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे, इस यूनिट में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य के बारे में बताया गया है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, तो ये सारे हमको कवर करने रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का जो योगदान है, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, आर्ट, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की ट्राइब्स, उनकी बोलियां, प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य। इसके अलावा प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां, इनकी उनकी क्या क्या राइटिंग्स हैं, रचनाएं हैं। प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल। इसके अलावा विश्व धरोहर स्थल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जैसे टांटिया भील हैं, है ना, जितने भी मतलब जनजातीय व्यक्तित्व हैं अपने यहाँ से मध्य प्रदेश से, उनके बारे में डिस्कस करना है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो मध्य प्रदेश का वनोपज, नदियां, पहाड़ियां और पठार। इसके अलावा क्लाइमेट, जिसमें ऋतुएं, तापमान और वर्षा की बात करनी है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मिट्टियां हैं, प्रमुख खनिज संसाधन हैं, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई, सिंचाई परियोजना जो इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं। इसके अलावा एनर्जी के जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल यानी कि पारंपरिक और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रीज। इसके अलावा यह सेंसेक्स यानी कि जो जनगणना होती है 2011 की, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। फिर अगला है मध्य प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें संविधान सभा में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद। तो ये बेसिकली आप देखेंगे ये आधा हिस्सा हो जाता है पॉलिटी का, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का हिस्सा हो जाएगा ये वाला, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्थाएं और संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा आप देखेंगे ये लगभग सारे टॉपिक, इनमें से अगर एक दो टॉपिक को हम छोड़ दें तो इनको हम कवर करा चुके हैं। तो आई बटन पे जाके आप पॉलिटी वाली सीरीज में देखेंगे तो इनमें से जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, ये हम फिनिश करा चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं देखनी पड़ेंगी। मध्य प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था जैसे कि हमें गवर्नर पढ़ना पड़ेगा, मंत्रिमंडल, विधानसभा और हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश में जो ट्री टियर, हम कह सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज है और नगरीय प्रशासन व्यवस्था है, इसको कवर करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में सुशासन। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, उसको बारे में हमें डिस्कस करना होगा। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य, जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, तो बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ट्राइब्स का, जनजातियों का, जिसमें हमें पढ़ना है उनका भौगोलिक विस्तार, उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, फिर विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है, कौन सी घुमंतु जनजातियां हैं और उनके कल्याण के लिए कोई योजना चलाई जा रही है तो वो। इसके अलावा उनकी संस्कृति कैसी है, जैसे उनकी परंपराएं, उनकी कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली और साहित्य। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन जनजातियों ने कुछ योगदान दिया है, कुछ प्रमुख जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उनके संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशनी की बात करेंगे। और अंत में मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य। तो अगर हम इस नजरिए से इस पूरे जीके की सीरीज को कवर करेंगे तो बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हम एमपी जीके को कवर कर लेंगे, और एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हम करेक्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे।
तो चलिए, आज तो एक बेसिक लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे मध्य प्रदेश का, और देन फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स बिंदु दिए हुए हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। सो देखिए, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी में मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, और मध्य प्रदेश की जो भारत में स्थिति है वो ऐसी है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू एरिया देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, तो हम भारत में सेकंड सबसे बड़े राज्य है मध्य प्रदेश। इसके अलावा अगर आप पॉपुलेशन की दृष्टि से देखते हैं, तो 2014 के बाद से हम पांचवें यानी फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश इंडिया का। अगर हम लिटरेसी रेट देखते हैं साक्षरता दर के हिसाब से, तो ओवरऑल यानी कि 28वां रैंक होगा हमारा, अगर हम यूटी और स्टेट दोनों की बात करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ राज्यों की बात करते हैं तो हमारा 21वां स्थान है। हमने कहा ना, जैसे आप देखेंगे वर्तमान में भारत में स्टेट और यूटीज होते हैं, तो अगर हम यूटी को छोड़ दें, स्टेट यानी राज्यों की बात करें, तो 21वां रैंक है, और अगर यूटी और स्टेट दोनों को मिला लें तो 28th रैंक है। ऐसे ही सेक्स रेशियो में अगर आप देखेंगे, लिंगानुपात में देखेंगे, तो सेक्स रेशियो भी ये कहता है कि ओवरऑल तो है हमारा 20th रैंक, लेकिन अगर हम स्टेट में बात करेंगे तो 18th रैंक यानी 18वां। और जनजाति की संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक है मध्य प्रदेश का। सो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखिएगा, वर्तमान में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। प्रारंभ में आप देखेंगे पृथ्वी पर एक हिस्सा था पूरा लैंड एरिया, और उसके चारों ओर था वाटर। इसको हम बोलते थे पैंथालासा, जो सागर होता था, पैंथालासा। और पैंथालासा पर एक भूखंड जो है वो तैर रहा होता है। आप देखेंगे आगे यही भूखंड कुछ भूगर्भिक हलचलों और बाह्य क्रियाओं के फलस्वरूप दो भागों में टूट जाता है, और नीचे वाले हिस्से का नाम होता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि। और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कहलाता है अंगारा लैंड या अंगारा भूमि। ठीक, अंगारा लैंड। आगे जो गोंडवाना लैंड है ये अपने आप को फर्दर डिवाइड करता है, और इसी में से निकलती है हमारी इंडियन प्लेट, यानी कि जो कहने का तात्पर्य है कि जो भारत है, भारत बेसिकली गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। और भारत में ही मध्य प्रदेश है, तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश भी कैसी भूमि का हिस्सा है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। क्लियर। दूसरा, जब हम ग्लोब की बात करते हैं अपनी पृथ्वी पर, तो आप देखेंगे ग्लोब कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है वो पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करता है। तो हम कहाँ हैं, तो इंडिया का लोकेशन ये होगा, यानी हम यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो मध्य प्रदेश भी कहाँ होगा, मध्य प्रदेश भी उत्तरी ही गोलार्ध का हिस्सा है। एक ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, तो ये जिले ना संभागों के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं, 10 डिवीजन है। जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, जैसे इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, नर्मदापुरम, शहडोल, उसके बाद रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल और उज्जैन। ये 10 संभाग हैं। 10 संभाग में आप देखेंगे, ये हमारा रहा इंदौर। इंदौर में है टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 जिले। वहीं आप देखेंगे भोपाल में 5 जिले हैं, इसके अलावा जबलपुर में 9 जिले हैं, नर्मदापुरम में 3, शहडोल में 3। 6 जिले रीवा में है और 6 जिले सागर में। 5 जिले अगेन फिर ग्वालियर में है, और 3 जिले यहाँ पर चंबल में, और 7 जिले आपको देखने को मिलेंगे उज्जैन में। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिले अगर किसी संभाग में है तो वो संभाग है हमारा जबलपुर संभाग, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा। बाकी आप देखेंगे इन सब में 3-3 है, जैसे कि शहडोल है, जैसे कि नर्मदापुरम है, और जैसे कि चंबल है। इन सब में 3-3 जिले हैं। ग्वालियर में 5 जिले हैं, और इसके अलावा भोपाल में 5 जिले हैं। बाकी इन दोनों में 6-6 जिले हैं। लाइक आप देखेंगे रीवा में, सागर में 6 जिले हैं, और 8 जिले हैं हमारे इंदौर में। तो टोटल 10 डिवीजन है, और इनमें ही हमारे वो 55 जिले स्थित हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट एम्बलम के बारे में, जो मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो देखिए, जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुआ तो उसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने राजकीय प्रतीक चिन्ह को अपनाया। उसमें भारत के राजकीय चिन्ह और स्थानीय विशेषताएं दोनों को महत्व दिया गया है।
after the state foundation day, the Madhya Pradesh जो government है adopted the state emblem in which importance has been given to both the state symbols of India and local characteristics. मतलब दोनों ही विशेषताएं, लोकल यानी कि जो स्थानीय विशेषताएं उनको भी महत्व दिया गया और राजकीय भारत का जो राजकीय चिन्ह है उसको भी महत्व दिया गया है। अब जैसे कि आप सबसे पहले बाहरी ये जो आवरण है, बाहरी आवरण देख रहे होंगे, उसमें आपको ये आकृति दिख रही है। ये है क्या? तो ये है हमारे 24 स्तूप, 24 स्तूपों की आकृति है। तो क्या लिखा है? इस चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप हैं। द आउटर मोस्ट पार्ट हैज 24 स्तूप फिगर। इसके बाद आपको एक वृत्त दिख रहा होगा, ये सर्कल दिख रहा होगा पूरा, ये सर्कल। इस सर्कल के बारे में बताया गया है कि इसके बाद व्रत है जो सतत है, जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक है। क्या कह सकते हैं? आफ्टर दिस देयर इज अ सर्कल विच सिग्निफाइज इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, जो तरक्की, सतत और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक है। उसके बाद आपको व्रत के अंदर मध्य प्रदेश शासन लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये देखोगे, ये मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। क्लियर है? ये मध्य प्रदेश शासन। और साथ में आपको दिखेगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। यहाँ आप कमेंट में एक आंसर बताएंगे कि सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको गेहूं और धान की बाली भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये यहाँ पे गेहूं और धान की बाली है। सो सत्यमेव जयते के साथ गेहूं दाईं ओर और धान बाएं ओर की बालियां भी अंकित हैं। ठीक है, तो राइट साइड क्या है? व्हीट, और पैडी जो है वो है लेफ्ट साइड। इसके अलावा अशोक के व्रत में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये सिंह आकृति है, अशोक के स्तंभ की सिंह आकृति, यानी कि लॉइन फिगर ऑफ अशोक पिलर। और देन आपको दिख रहा होगा पीछे एक ट्री, पेड़, और ये पेड़ किसका है? ये हमारा मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है, उसको ये इंडिकेट कर रहा है। सो राजकीय वृक्ष बरगद है, स्टेट ट्री बेनियन। सो ये राज के प्रतीक चिन्ह के बारे में विशेषताएं थी जो आपको याद रखना है कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश का आपको स्टेट फ्लावर यानी कि जो राज्य पुष्प है वो देखने को मिलेगा। अब राज्य पुष्प के बारे में आपको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं दोस्तों? जैसे नाम क्या है? सफेद लिली, व्हाइट लिली। इसका जो वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, वो है लिलियम कैंडिडम। ठीक, और इसको डिक्लेयर कब किया गया था? 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 1981 को इसको भारत जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने इसको मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया था। ऐसे ही अगला है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी, जो हमारा स्टेट बर्ड है मध्य प्रदेश का, उसका नाम है दूधराज या शाह बुलबुल। उसको हम बोलते हैं दूधराज या शाह बुलबुल, लेकिन इसका जो बॉटनिकल नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। दोस्तों, पैराडाइज फ्लाई कैचर के बारे में कई दफा लिखा आता है, इसको बोलते हैं एशियाई एशियाई दिव्यलोकी, एशियाई दिव्यलोकी कीटमार पक्षी, कीटमार पक्षी। सो ये है शाही बुलबुल, इसका एक नाम। इसके अलावा देखिए, बुक्स अधिकतर लिख के देती हैं कि 1 नवंबर 1981 को इसको जो है डिक्लेयर किया गया मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। लेकिन आप खुद मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग में देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, ये उसी का फोटो है, गवर्नमेंट ने जुड़ा था। इसमें लिखा है दूधराज को 1985 में मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। अब बताइए, आप इन बुक्स की मानेंगे कि आप जो मध्य प्रदेश सरकार डाटा दे रही है वो? मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। मैंने आपको दोनों ही डेट लिखवा दी, जो बुक्स देखे रहे हैं कि 1 नवंबर 1981 वो भी, और जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कह रही है वो। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आयोग द्वारा इस क्वेश्चन को गलत किया जाता है तो आपके पास आपत्ति लगाने के लिए इनका ऑथेंटिक सोर्स हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का राष्ट्र ये जो पक्षी है उसको 1985 में मध्य प्रदेश ने राज्य के पक्षी घोषित किया है। इसे शाह बुलबुल और एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जो लिखा है मैंने, एशियाई दिव्यलोकी कीटमार पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। सो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। देन हम बात कर लेते हैं स्टेट डांस के बारे में। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। फेमस है, बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों ही क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा फेमस है। इस नृत्य का जो मुख्य पात्र होते हैं वो बेड़नी समुदाय की और विदूषक ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के जन्म, विवाह आदि अवसरों पर, मतलब इसका मुख्य पात्र एक बेड़नी होती है। इसके अलावा इसको ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के जन्म, विवाह और आदि अवसरों पर इसका जो है ओकेजन जो होता है किया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जानकारी क्या है? तो राई, यह नृत्य जो है गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य के समान ही प्रसिद्ध है। दिस इज डांस एज रिनाउंड एज गुजरात फेमस गरबा डांस।
अगेन वही नृत्य शादियों और त्योहारों में ही किया जाता है। राई नृत्य के केंद्र में प्रमुख जो नृत्यिका होती है, जो मृदंग और ढोल की धुन पर नाचती है। ये रहा मृदंग, ये रहा ढोल, इनकी धुन पर नाचती है। इसका मुख्य उद्देश्य मजाक और व्यंग्य पैदा करना होता है। इट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एवोक ह्यूमर एंड सटायर। इसके प्रमुख कलाकार, कई दफा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, हालांकि जैसे राम साहेब पांडे को ही पूछा गया, इनको पद्मश्री मिला है 2022 में। ज्ञानेश्वर जो कटनी से संबंधित हैं। इसके अलावा कुछ विशेष तत्व ये है कि जो राई नृत्य है, ये बुंदेलखंड के अलावा बघेलखंड दोनों ही क्षेत्रों में किया जाता है। सो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं ऐसे राजकीय नाट्य के बारे में। स्टेट ड्रामा, स्टेट ड्रामा हमारे यहाँ का है माच। ठीक, ये रहा माच। रीजन मालवा क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। अर्थ क्या है इसका? माच शब्द संस्कृत भाषा के मंच से बना है। माच वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड मंच, मतलब मंच, एक उठे हुए प्लेटफॉर्म पर इसका मंचन किया जाता है। यंत्र यहाँ पर क्या है? वही ढोल और सारंगी यहाँ पर बजाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे, ये दिख रहा है आपको, यह है ढोल, यह है सारंगी और ये इसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो माच मालवा क्षेत्र संस्कृत मंच से बना हुआ है। माच का उद्भव राजस्थान के ख्याल से माना जाता है। देखिए इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? राजस्थान में एक जगह है ख्याल, वहां से इसका ओरिजिन माना जाता है। मध्य प्रदेश में लोकमानस के प्रभावी मंच माच को उज्जैन में जन्म मिला था। तो मतलब ये कहा जाता है कि माच का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है। और ढोलक और सारंगी माच के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं। बाल मुकुंद गुरुजी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपको याद रखना है कि जो बाल मुकुंद गुरुजी हैं, उनको माच का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? बाल मुकुंद गुरुजी इज कंसिडर्ड द पियोनियर ऑफ माच, मतलब माच का प्रवर्तक। इसके पश्चात उस्ताद कालूराम ने माच लोकनाट्य की परंपरा को आगे बढ़ाया, फर्दर इसको डेवलपमेंट कराया। माच गुरुओं के रूप में प्रमुख रूप से श्री सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा, इनका भी नाम देखने को मिलेगा आपको। तो ये माच के प्रमुख कलाकार हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु यानी कि जो स्टेट एनिमल है वो है बारहसिंगा। क्योंकि इसके सिर पर 12 शिंग होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा बारहसिंगा। वैज्ञानिक नाम है इसका रूसवर्स दुबाउसेली, रूसवर्स दुबाउसेली। प्रजाति इसकी स्पीसीज है बेडरी और ये क्षेत्र मिलता है मुख्यतः कान्हा किशनी नेशनल पार्क में। घोषित किया गया इसको 1 नवंबर 1981 को। इसका अदर नेम आपको मिल जाएगा स्वाम्प डियर। स्वाम्प डियर भी आपको, यानी कि जो दलदली मृग होता है, ऐसा भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसके बारे में। ब्रेडी प्रजाति का है, इसका मस्कट भी तैयार किया गया है। रूसवर्स डुबाउसुली ब्रेडी प्रजाति कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा, 1981 में घोषित। विशेष क्या है? 2017 में कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है उसमें सरकारी शुभंकर यानी कि जो गवर्नमेंट मस्कट है उसको प्राप्त करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व है ये, जिसका नाम भूर सिंह द बारहसिंगा है और इसके डिजाइनर थे रोहन चक्रवर्ती। और विशेष रूप से जो बारहसिंगा है उसको दलदल का मृग भी कहा जाता है, स्वाम्प्ड डियर जो भी मैंने बोला था। सो स्पेशल पॉइंट क्या है? इन 2017 कान्हा किशोर नेशनल पार्क बिकेम द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन कंट्री टू रिसीव अ गवर्नमेंट मस्कट, यानी कि सरकारी हम कह सकते हैं जो शुभंकर है वो प्राप्त करने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बना है। कौन? कान्हा नेशनल पार्क। और क्या मस्कट है? भूर सिंह द बारह सिंह, ये उसका मस्कट है। और इसके डिजाइनर कौन है? रोहन चक्रवर्ती जी। ठीक, तो ये जो आपको दिख रहा है इसका डिजाइन बनाया है रोहन चक्रवर्ती जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही राजकीय खेल की बात कर लेते हैं। स्टेट स्पोर्ट जो हमारा गेम है उसका नाम है मलखंभ, वेरी इंपॉर्टेंट गेम। मलखंभ के बारे में कहा जाता है, इसके बारे में 2-3 बातें याद रखेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। देखिए जो मलखंभ है, यहाँ मलखंभ के बारे में, मलखंभ को राजकीय खेल बनाने की जो घोषणा थी वो की गई थी, अनाउंसमेंट जो है वो की गई था 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल 2013 को। लेकिन इसको एडॉप्ट यानी कि अपनाया कब से गया है? एडॉप्ट कब से किया गया है? अगले ही दिन बाद, यानी कि 10 अप्रैल 2013 को इसको अपनाया गया है। क्लियर है? इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज क्या है? इसके सम्मान में प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है और जो मलखंभ अकेडमी है वो उज्जैन में है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। और आप देखेंगे ये मलखंभ जो है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मल प्लस खंभ। खंभ का मतलब होता है पोल, ठीक, और मल का मतलब होता है व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना। यानी कि जो पोल यानी खंभे होते हैं उन पर एक्सरसाइज करने को ही हम मलखंभ कहते हैं।
इसका जन्म मूलतः अगर आपसे पूछा जाए इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म भी कहाँ से माना जाता है, उज्जैन। उज्जैन वो भूमि है जहाँ से मलखंभ की पैदाइश मानी जाती है। 3 प्रकार का होता है, स्थाई, हैंगिंग और शेप। इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस याद रखना है कि मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। फिर आज के वृक्ष की बात कर लेते हैं, स्टेट ट्री। मैंने आपको बताया था बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री है। फाइकस बैंगेलेंसिस इसका बॉटनिकल नेम है और 1 नवंबर 1981 को भी इसको अडॉप्ट किया गया था। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली स्टेट फिश, उसका नाम है महाशीर। महाशीर। और इसका उपनाम है टाइगर ऑफ वाटर, इसको वाटर का टाइगर कहते हैं। और वैज्ञानिक नाम है टॉर टॉर। इसके अलावा इसका प्रजनन केंद्र जो है, ब्रीडिंग सेंटर है, वो बड़वाह खरगोन में है। यानी कि खरगोन के बड़वाह में इसका प्रजनन केंद्र है। और संरक्षण केंद्र जो है इसका, वो करेवा भोपाल में है। कंजर्वेशन सेंटर जो है वो करेवा भोपाल में। और 2011 में राजकीय मछली के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये आपको नर्मदा नदी में देखने को मिलेगी। और 2012 में इसको IUCN ने अपनी रेड डाटा लिस्ट यानी कि लाल डाटा सूची में इसको शामिल किया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, कि जो मलखंभ है, सेकंड, कि जो मलखंभ है वो मध्य प्रदेश में 14 मलखंभ केंद्र हैं, जैसे कि इंदौर, खरगोन, उज्जैन, बैतूल, दतिया, पन्ना, रतलाम, शाजापुर। इसके अलावा शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, जबलपुर, छतरपुर और सागर। प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखंभ खेल के दिया जाता है। स्थापना इसकी 2013 में हुई थी। राशि 2 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। प्रभाष जोशी पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम जो पुरस्कार करता है वो हैं अजय बख्तारिया 2020 और वैष्णवी कहार उज्जैन 2021। इसके अलावा मुजाहिद बेग उज्जैन, इन सभी लोगों ने प्रभाष जोशी पुरस्कार को अभी तक प्राप्त किया है। वर्ष 2020 में उज्जैन के मलखंभ कोच योगेश मालवीय को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो यहाँ पे लिखे हुए। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा स्टेट फ्रूट है वो है मैंगो, आम। आम मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। वैज्ञानिक नाम है इसका मेंगीफेरा इंडिका। और विशेष क्या है कि मध्य प्रदेश के रीवा में आम अनुसंधान केंद्र स्थित है। देयर इज अ मैंगो रिसर्च सेंटर इन रीवा। और अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में नूरजहां प्रजाति का आम तथा रीवा में सुंदरजा प्रजाति का आम पाया जाता है। नूरजहां वैरायटी आपको देखने को मिलेगी अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा सुंदरजा जो वैरायटी है वो आपको देखने को मिलेगी रीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो अलीराजपुर और रीवा में। और रीवा का जो सुंदरजा मैंगो है उसको GI टैग मिला है 2023 में। तो रीवा के सुंदरजा आम को 2023 में GI टैग मिला है। स्टेट एंथम की बात कर लेते हैं। तो स्टेट एंथम ऑफ MP मध्य प्रदेश का, इसको 26 जुलाई 2011 को एडॉप्ट किया गया था। इसके ऑथर यानी कि लेखक हैं महेश श्रीवास्तव, म्यूजिक कंपोजर हैं सुनील झा और आदर्श श्रीवास्तव, और सिंगर हैं शान, शांतनु मुखर्जी भी बोलते हैं या शान के नाम से फेमस है। और इसका जो टाइटल है वो है सबका दाता सबका साथी। देन मध्य प्रदेश के उपनाम। तो मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट भी कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में एकाधिकार प्राप्त है जो डायमंड है उसका प्रोडक्शन में। इसको तेंदुपत्ता राज्य भी कहते हैं क्योंकि भारत में जितना भी तेंदुपत्ता होता है उसका 60% सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है। वनों का राज्य। अब इसमें ये रिपोर्ट तो अभी पुराना हो चुका है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा वन आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। उद्यानों का इसलिए क्योंकि टोटल हमारे यहाँ 12 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। अभी इनकी संख्या 12 हो चुकी है। तेंदुआ स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, तेंदुआ राज्य भी कहते हैं क्योंकि 2022 की ही रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 3907 है। चीता प्रदेश क्योंकि नामीबिया से 8 चीते मध्य प्रदेश में, और एकमात्र राज्य है जहां अभी भी चीते हैं भारत में, और कहीं भी चीते नहीं है, मध्य प्रदेश में ही है। जनजातीय प्रदेश कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जनजातियों की अधिकता बहुत ज्यादा है भारत के किसी भी राज्य के संदर्भ में, या हम कह सकते हैं कंपेयर। आदि मानव की क्रीड़ा स्थली भी इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आदि मानव यानी कि जो जनजातियां हैं वो यहीं रहती हैं। इसके अलावा इसको गिद्ध राज्य, प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट यानी कि वल्चर स्टेट, क्राउन ऑफ पेनिसुलर इंडिया, इसके अलावा घड़ियाल राज्य यानी कि घड़ियाल स्टेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, केन बेतवा लिंक पर आप देखोगे तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य है। तो घड़ियालों की भी बहुत महत्ता पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश के उपनाम हुए। अब देखिए मध्य प्रदेश में कुछ शहर के नाम आप याद रखो, जैसे ग्वालियर। ग्वालियर को ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कैपिटल कहा जाता है, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक राजधानी है। इंदौर के बारे में तो बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि मध्य प्रदेश की स्पोर्ट कैपिटल भी है, खेल राजधानी है। इसके अलावा एजुकेशन कैपिटल, शिक्षा राजधानी भी है। इकोनॉमिक कैपिटल यानी कि आर्थिक राजधानी, हम कह सकते हैं व्यावसायिक राजधानी है। सूती वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल कैपिटल है। इसके अलावा मिनी बॉम्बे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र सर्वाधिक होते हैं इसलिए इसको मिनी बॉम्बे कहा जाता है। जो मैयर है वो मध्य प्रदेश का संगीत राजधानी कहलाता है, क्योंकि म्यूजिकल कैपिटल कहलाती है। और बैणन जो सिंगरौली में उड़ता है, ये हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी की, क्योंकि सबसे ज्यादा कोयला वगैरह यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, इसलिए बैणन को ऊर्जा राजधानी के रूप में नोटिफाइड किया गया है।
अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश की न्यायिक और संस्कार राजधानी देखेंगे तो जबलपुर, जबलपुर को संस्कार राजधानी भी कहते हैं। और ये जो नाम पड़ा था ये आचार्य विनोबा भावे के कहने पर हुआ था। सो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल, आर्थिक व्यावसायिक खेल राजधानी इंदौर, संगीत राजधानी मैहर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, पर्यटन व ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी। ध्यान रखना, जो टूरिज्म एंड समर कैपिटल होती है वो है पंचमढ़ी। इसके अलावा मैग्नी राजधानी बालाघाट को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैग्नी जो है वो बालाघाट में देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को कहा जाता है। सो ये कुछ फेमस सिटी और उनके नाम है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट, यहाँ से हम देखेंगे मध्य प्रदेश का विस्तार। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का ये मैप जब बनेगा तो आप मैप में कुछ चीजें देखेंगे। कुछ इस प्रकार से मैप बनेगा मध्य प्रदेश का। ये ठीक एक छोटा सा मैप अभी हम बना ले रहे हैं। ये ऐसे यहाँ पे बुरहानपुरी। तो अब देखिए, किसी भी स्टेट का एक तो होगा सबसे नॉर्थ पॉइंट, फिर होगा एक सबसे साउथ पॉइंट, सबसे ईस्ट पॉइंट और सबसे वेस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश है भारत में, और आप यहाँ पे देखेंगे ये इसका सबसे वेस्ट पॉइंट है, ये ईस्ट पॉइंट है, ये नॉर्थ पॉइंट है और ये साउथ पॉइंट है। सो देखिए साउथ पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा हो, यानी कि साउथ पॉइंट का नाम है बुरहानपुर, जो सबसे दक्षिणतम जिला है। तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला जो है वो कौन सा है? बुरहानपुर है। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो बुरहानपुर, एंड नदर्न मोस्ट यानी सबसे उत्तरतम जिला है मुरैना। ऐसे ही सबसे पूर्वतम जिला सिंगरौली है और सबसे पश्चिमतम अलीराजपुर है। ठीक, यहाँ की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये स्टार्ट होता है 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके, और आप सिंगरौली में जाएंगे तो आपको मिलेगा 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसके अलावा बुरहानपुर शुरू होता है कहाँ से? बुरहानपुर शुरू होता है 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर, आप देखेंगे ऊपर जाएगा ये 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। अब ये क्या होते हैं? तो हमने कहा था इंडियन ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जो वर्टिकल भी हैं और हॉरिजॉन्टल भी हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं जो बिल्कुल वर्टिकल हैं, वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कहने का मतलब है देशांतर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इनको हम बोलते हैं अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड लाइन। सो अगर हम मध्य प्रदेश में ऐसे ऊपर बढ़ रहे हैं ऊपर को, तो आप देखेंगे ऐसे जाते जाते जहां से शुरू होते हैं हम मध्य प्रदेश, वो 21 डिग्री 6 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड बोला है मैंने, उत्तरी अक्षांश बोला है। और ये जाकर कहाँ जाएगा? 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने कहा हम नदर्न हेमिस्फीयर में, तो उत्तरी ही रहेगा, भले ही हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाए या दक्षिण से उत्तर की ओर आए। इसके अलावा फिर जो हमारे वर्टिकल लाइंस हैं ये ऐसे ऐसे हम बढ़ रहे हैं आगे, तो आप देखेंगे बढ़ते 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 हम यहाँ पहुंचते हैं। तो 74 डिग्री 9 मिनट से ये शुरू होता है और 82.5 यानी 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों कहा? अगर आप भारत को देखेंगे तो गोलार्ध में भारत ऐसे दिखेगा और भारत में ही तो मध्य प्रदेश है। तो हम 0 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो हम उत्तर में हैं, और 0 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो हम पूर्व में हैं। इसलिए देशांतर में हमेशा क्या लगेगा? पूर्व, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, और अक्षांशों में लगेगा उत्तरी से उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ मध्य प्रदेश। आगे देख लेते हैं। देखिए वही लिखा है यहाँ पे, तो 74 डिग्री 9 मिनट 74 डिग्री 9 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से शुरू होगा, यानी कि पूर्वी देशांतर से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक? ये यहाँ तक 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ पर है, और 82 डिग्री 48 मिनट ये पूर्वी देशांतर यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये भारत में मानक समय रेखा को, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो यहीं से निर्धारित होता है। उससे भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 82 डिग्री 48 मिनट यहाँ पे दिख रहा होगा, 82 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक। तो ये लॉन्गिट्यूडनल हमारा एक्सटेंशन हो गया। लैटिट्यूडनल देखोगे तो 21 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता है, यानी 21 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता है उत्तरी अक्षांश से, और जाएगा कहाँ तक? 26 डिग्री 30 मिनट तक, यानी कि 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाएगा। क्लियर है? तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारा एक्सटेंशन हो गया। इसके अलावा आप देखोगे नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट अभी हमने देखा था मुरैना है, सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, यानी कि जो ईस्टर्न मोस्ट है वो सिंगरौली है। जो नदर्न मोस्ट है वो बुरहानपुर है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये बुरहानपुर है। और वेस्टर्न मोस्ट है वो है हमारा जो यहाँ पे देखेंगे आप अलीराजपुर। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ सीमाएं आपको दिख रही होंगी, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको राजस्थान, यहाँ दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ मध्य प्रदेश और यहाँ पे गुजरात। आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं।
मध्य प्रदेश जो है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो मैंने आपको बताया यहां से लेके यहां तक तो आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, यहां से यहां तक देखने को मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, यहां से यहां तक देखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र, और यहां से दो आपके जिले पड़ते हैं, वो हो जाएगा गुजरात, और देन ये हो जाएगा राजस्थान। तो हम कह सकते हैं कितने राज्यों से, तो देखो एक राज्य, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा आप देखेंगे महाराष्ट्र, चौथा आप देखेंगे गुजरात, और पांचवा देखेंगे आप राजस्थान। तो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्यों से। ये सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर अभी दिखा चुके हैं, सबसे पूर्वतम जिला सिंगरौली, सबसे उत्तरी जिला मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। 21 डिग्री 6 मिनट से शुरू होकर हम जाते हैं 26 डिग्री 30 मिनट तक, और 74 डिग्री 9 मिनट से शुरू होकर जाते हैं 82 डिग्री 48 मिनट तक। इनको रट लेना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, तो ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की लंबाई देखेंगे तो 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 605। लाइक आप देखेंगे, अगर हम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जाते हैं तो है 605 किलोमीटर, और अगर हम पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जाते हैं तो कितना है? 870 किलोमीटर। नहीं, ये वाली लेंथ हमारी बड़ी है। सो देखिए, अगेन वही, मुरैना उत्तरतम जिला, सिंगरौली पूर्वतम, दक्षिणतम बुरहानपुर, अलीराजपुर पश्चिमतम, वेस्टर्न, नदन, ईस्टर्न, सदर्न। ठीक, 605 किलोमीटर तो हम कहेंगे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, और 870 ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है? बाकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, हालांकि इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात ज्यादा है, कहाँ कम है, तो इनके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, अब सीमाएं मैंने आपको बताया, इधर है उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, इधर इधर छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, ये महाराष्ट्र है, और ये गुजरात है। सबसे लंबी सीमा तो हमारी शेयर होती है, बाउंड्री शेयर होती है वो उत्तर प्रदेश के साथ। सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर किसके साथ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के साथ। उससे सबसे कम जो बाउंड्री शेयर हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? गुजरात के साथ। गुजरात के साथ तो बस इतना सा बाउंड्री शेयर होता है हमारा, और देन फिर अन्य राज्य भी। अब यहाँ पर जो आपको कलरफुल कुछ जगह प्लेसेस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे लाइक नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और नंबर 1 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मतलब ये कौन सा जिला है? मुरैना। अभी मुरैना का बॉर्डर देखिए, मुरैना यहाँ से एक लाइन है, तो मुरैना के इधर है उत्तर प्रदेश और इधर है राजस्थान। तो मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो दो या दो से अधिक राज्यों से सीमा साझा करते, तो उनमें पहला नाम आ गया मुरैना। मुरैना किस किस के साथ? यूपी के साथ और राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये है हमारा मध्य प्रदेश का शिवपुरी, यानी सेकंड नंबर हम इसको दे दे रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया सेकंड, शिवपुरी। ये किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो अगेन यहाँ उत्तर प्रदेश है इसके, और यहाँ देखेंगे आप अ, उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पर आपको देखेगा राजस्थान। फिर हम थर्ड नंबर पे अगर अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा सिंगरौली। ये है थर्ड नंबर, यहाँ पे सिंगरौली। सिंगरौली के ऊपर देखेंगे यहाँ पे यूपी है, और नीचे छत्तीसगढ़ है। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सिंगरौली बॉर्डर शेयर करता है। फिर फोर्थ नंबर पे आएंगे हम, तो यहाँ है बालाघाट। बालाघाट बॉर्डर शेयर कर रहा है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ। बालाघाट बॉर्डर शेयर कर रहा है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ। फिर फिफ्थ नंबर पे आएंगे, तो ये हो गया हमारा अलीराजपुर। अलीराजपुर देखेंगे बॉर्डर शेयर कर रहा है किस किस के साथ? महाराष्ट्र के साथ और गुजरात के साथ। गुजरात और महाराष्ट्र। और देन आएंगे हम झाबुआ, जो हमारा 6th नंबर हो जाएगा, और इसको अपन कहेंगे ये गुजरात और राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर कर। तो ये हमारे 6 ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों की सीमा को शेयर, बाउंड्री शेयर करते हैं दो राज्यों के साथ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बताए गए हैं कि उत्तर प्रदेश से सीमा से लगे हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? तो 15 जिले। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज। ये हमारे जिले। तो यहाँ से आप बढ़ेंगे तो मुरैना, भिंड, भिंड के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दतिया हो गया, उसके बाद ये शिवपुरी, उसके बाद अशोकनगर, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ऐसे करके टोटल कितने जिले? कुल 15 जिले। राजस्थान की सीमा से लगे हैं 10 जिले, जिनमें आते हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। इनका आप एक मैप बनाएंगे, और मैप में इन सारे जिलों को क्रम से लोकेट करेंगे। महाराष्ट्र की सीमा से 10 जिले लगे हैं, और छत्तीसगढ़ की सीमा से 7, और गुजरात की सीमा से लगे हैं 2। तो सबसे कम किससे? गुजरात से। सबसे ज्यादा किससे? उत्तर प्रदेश से। यही पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गए। आप देखेंगे कुछ जिले होते हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, ऐसे ही आप देखेंगे महाराष्ट्र के साथ। लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसे जिलों को हम बोलते हैं क्या? ऐसे जिलों को हम बोलते हैं अंतर्वर्ती जिले, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, एमपी। यानी ऐसे जिनकी सीमाएं अन्य राज्य को नहीं छूती।
डज नॉट शेयरिंग बॉर्डर विथ एनी अदर स्टेट। ऐसे कितने जिले हैं? 18 जिले हैं, 18 जिले हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्वालियर नंबर 1, तो ग्वालियर हो गया। उसका लगा है विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मैहर एवं उमरिया। तो ये सभी जिले जो आपको दिख रहे हैं यहाँ सेंटर में, यही सब हैं हमारे कैसे जिले? अंतर्वर्ती जिले। तो कितने जिले हैं अंतर्वर्ती जिले? टोटल 18। तो ग्वालियर, ग्वालियर के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये विदिशा रहा, विदिशा के बाद आप देखेंगे यहाँ पर भोपाल, ये हमारा भोपाल हो जाता है। भोपाल, भोपाल से सटे हुए कुछ जिले हैं जैसे कि आप देखेंगे रायसेन है, सीहोर है, उसके बाद होशंगाबाद, ऐसे करके टोटल ये कितने जिले हो जाते हैं? 18। एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और एक जिला कौन सा रह गया यहाँ पे? एक कोई सा और यहाँ पे स्किप हो रहा है। तो टोटल कितने हैं? 18th डिस्ट्रिक्ट है, शायद इसमें एक जिला होगा नहीं। मैयर जो भी नया बना है, सॉरी, सतना से अलग होके बना है मैयर, इसलिए यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक जिला और हो जाएगा, तो हमारे 18th डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 9.38% है। जो टोटल लैंड एरिया है भारत का, उसका 9.38% है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ का भू क्षेत्र इतना होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, इसको देखते हैं अभी। भारत की जो मध्याह्न रेखा है वो 82.5 डिग्री एकमात्र सिंगरौली जिले से निकलती है, यानी अपने यहाँ केवल सिंगरौली से निकलती है। बाकी ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। देखिए यहाँ पे, तो ये हमारे पड़ोसी हो गए। ये यूपी है, ये हमारे राजस्थान वाले हैं, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़, ये बीच में है हम लोग मध्य प्रदेश। सो 10 जिले इधर 15 हो गए, एक बढ़ गया है। इसके अलावा ये 7, ये 10 और ऐसे करके ये सारे हमारे। अब कर्क रेखा देखिए, ये निकल रही है। कर्क रेखा जब यहाँ से चलती है तो सबसे पहले आप देखेंगे ये रतलाम, मतलब रतलाम, आगर, उज्जैन, इन सब से आपको आगे बढ़ते चले जाएंगे और क्रम से आपको ऐसे 14 जिले देखेंगे। तो जो कर्क रेखा है वो मालवा के मध्य से भी गुजरती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को धार के सरदारपुर से निकलती है, ऐसे काटती है इसको। तो माही नदी है जो वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इनमें शामिल है रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक है, और ये 5 संभागों से होकर गुजरती है, जो है उज्जैन नंबर 1, दूसरा भोपाल संभाग डिवीजन, तीसरा सागर डिवीजन, चौथा जबलपुर डिवीजन और पांचवा शहडोल। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो भोपाल डिवीजन है उसके सभी जिलों से होकर गुजरती है। और भोपाल डिवीजन में कौन से जिले थे, कमेंट करके बताइएगा। अभी देखिएगा, तो यहाँ रहा रतलाम, फिर ये उज्जैन, आगर मालवा, उसके बाद राजगढ़, राजगढ़ के अलावा आप देखेंगे सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कटनी, 13 उमरिया, 14 शहडोल। तो 14 जिले, ये शाजापुर नहीं है इसलिए अलग कलर से। और ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर जाती है? तो 8। तो आप देखेंगे यहाँ से शुरू होंगे अपने, और यहाँ अपने ऐसे ऐसे करके ये ये वाला एरिया है, तो ऐसे जाती है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा। तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद अपना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है झारखंड, झारखंड से लगा है पश्चिम बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा यहाँ पर, जैसे त्रिपुरा यहाँ पर रहेगा और मिजोरम यहाँ पर रहेगा। ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम। तो ये टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। आपको ध्यान रखिए दोस्तों, क्रम याद रखना पड़ता है हमेशा। ये तो हो गया पश्चिम से पूरब का क्रम, ये हो जाएगा पूरब से पश्चिम की क्रम, तो दोनों ही क्रम आपको याद रखने हैं। सो ये हमारा आज का पार्ट 1 हुआ, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ऐसे ही हम आगे अपने लेक्चर को बढ़ाते चलेंगे, और नोटिफिकेशन आने से पहले हम बहुत सारे टॉपिक फिनिश कर चुके होंगे, और एग्जाम आने से पहले हम पूरा सिलेबस फिनिश कर चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।